हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जिसे कि NFHS 5 के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे अगर आप नेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे भी बनता है, अगर आप हायर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे TGT PGT किसी से भी। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ये सर्वे है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो प्रारंभ हुआ था NFHS, जिसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलते हैं, उसका प्रारंभ 1992-93 में शुरू हुआ था। और ये जो सर्वे है वो प्रत्येक 5 साल पे होता है। कितने सालों पे? तो ये इसका सर्वेक्षण 5 सालों पे होता है। तो इसके बारे में कुछ आगे भी देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे कि NFHS, व्यापक पैमाने पर आयोजित बहुस्तरीय सर्वेक्षण है। ठीक है, ये व्यापक पैमाने पर आयोजित बहुस्तरीय मतलब बहुत स्तरों पे सर्वेक्षण इसका किया जाता है, जो अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों को प्रतिनिधित्व करने वाले बृहद सैंपल पर किया जाता है। ठीक है, 1992-93 से प्रारंभ होने के उपरांत सामान्य तौर पर यह हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। यह सर्वेक्षण कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों पर राष्ट्रीय और राज्यवार डाटा प्रदान करता है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, ये सर्वेक्षण जो है वो इन सभी जो कुछ विकल्प दिए गए हैं उसमें से ये सभी विकल्पों पे ये डाटा प्रदान करता है और इसी पे सर्वेक्षण करता है। तो ये कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण संकेतक जिन पे ये डाटा प्रस्तुत करता है? तो जैसे कि जो लिंगानुपात है राज्य का और राष्ट्र का, और प्रजनन दर है उस पर, पोषण पे, एनीमिया पे, मृत्यु दर पे, परिवार नियोजन पे, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पे, प्रजनन स्वास्थ्य पे और घरेलू हिंसा पे। ठीक है, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग कितना हो रहा है और गुणवत्ता इसकी कैसी है, उसके द्वारा ये डाटा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये संकेतक कौन कौन से हैं? तो ये सारे हैं, जैसे कि लिंगानुपात, प्रजनन दर, पोषण, एनीमिया, मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा 2005। घरेलू हिंसा 2005 में आया था अधिनियम। तो घरेलू हिंसा पे और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता पे। और इसके बारे में जानते हैं कि जो NFHS है, जिसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके विभिन्न दौरों के लिए फंडिंग प्रदान किया जाता है ना। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये फंडिंग USAID के द्वारा भी किया जाता है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भी किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा और UNFPA के द्वारा और महुआ के द्वारा। तो ये जो 5 संस्था हैं, ये NFHS के जो विभिन्न दौरे हैं सर्वेक्षण किया जाता है उसके लिए ये फंडिंग प्रदान करता है। तो ये नेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी आ सकता है कि NFHS को कौन फंडिंग प्रदान करता है, तो ये सीक्वेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जो NFHS है उसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं। प्रत्येक क्रमिक के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला कौन सा है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संस्थाओं को नीति निर्माण और योजना क्रियान्वयन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक डाटा प्रदान करना। और दूसरा है उभरते हुए जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी मुद्दे हैं उन पर जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो ये 2 जो है वो मुख्य लक्ष्य है NFHS का। आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसे कि महुआ भी बोलते हैं, ने सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जिसे कि IIPS को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। तो ये जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, वे सर्वेक्षण के लिए किस यूनिवर्सिटी को, एजेंसी को नामित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। और यह संस्थान NFHS को कोऑर्डिनेशन और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे ये जो सर्वेक्षण हो रहा है NFHS का, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसमें और जो तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान
किया जाएगा उसके लिए ये जिम्मेदार है। कौन सी संस्था? तो IIPS। आगे देखते हैं, ये देखिए IIPS है, ये इसका लोगो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये इसका जो स्थापना हुआ था वो 1996 में हुआ था। आगे देखते हैं सर्वेक्षण के बारे में। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ठीक है, और वो वाला जो चौथा हुआ था NFHSA का, वो कब हुआ था? 2015-16 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये जो 5 है वो 2019-20 में किया गया। तो ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था NFHSA। पहला जून 2019 और जनवरी 2020 के बीच आयोजित पहले चरण के परिणाम दिसंबर 2020 में जारी किए गए थे, ठीक है। बाद में जनवरी 2020 और अप्रैल 2021 के बीच आयोजित हुए चरण के परिणाम नवंबर 2021 में प्रकाशित किया गया था। दोनों चरण एक साथ भारत के जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य परिदृश्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो जो ये NFHSA था वो 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण जो था वो जून 2019 और जनवरी 2020 के बीच आयोजित किया गया था, सर्वे किया गया था, और इसका जो परिणाम है सर्वेक्षण का वो दिसंबर 2020 में आया था। और जो दूसरा चरण है वो जनवरी 2020 से और अप्रैल 2021 के बीच आयोजित किया गया था, जबकि जो इसका परिणाम है वो नवंबर 2021 में आया था। किस में आया था? तो ये इसका परिणाम नवंबर 2021 में आया था। आगे देखते हैं कि NFHSA 5 की जो विषय वस्तु लगभग NFHSA के समान ही है। जो NFHSA 4 है उसके समान ही इसकी विषय वस्तु है, जिससे इन संकेतकों में समय के साथ आ रहे बदलावों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। हालांकि NFHS 5 में कुछ नए विषय शामिल किए गए, मतलब जो NFHS 4 है उसी के समान ही NFHS 5 को भी रखा गया है, लेकिन कुछ जो है नए विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जैसे कि प्री प्राइमरी शिक्षा, प्री प्राइमरी स्कूल, विकलांगता को भी शामिल किया गया, शौचालय की सुविधा तक पहुँच, उसके ऊपर भी सर्वेक्षण किया जाएगा, और मृत्यु का पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की प्रथाएं और गर्भपात के तरीके के कारण, ये सब जो है ये नए विषय शामिल किए गए हैं किसमें? NFHS में। तो चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि NFHS का 5 का जो निष्कर्ष है वो क्या है। तो ये देखिए सर्वेक्षण जब किया गया तो निष्कर्ष क्या निकला कि भारत का जो लिंगानुपात है वो NFHSA के आंकड़ों में 1881 में चले आ रहे दशकीय जनगणना रिपोर्ट को शामिल करने के बाद भी अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। भारत में 2019 से 2021 में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं थीं। कब? जब भारत में 2019 से 2021 में प्रति 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं थी। हालांकि भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात अभी भी प्रति 1000 पुरुष पर 929 महिलाओं हैं, ठीक है। अभी भी जब जन्म के समय लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुष पे 929 महिलाएं हैं। यह 2015-16 में किए गए NFHS 4 के दौरान रिकॉर्ड किए गए जन्म के समय 1000 पुरुष पर 919 महिलाओं की तुलना में स्थिति को दर्शाती है। इस सुधार के बावजूद जन्म के समय लिंगानुपात अभी भी जन्म के समय प्रति 1000 पुरुष पर 952 महिला के प्राकृतिक जैविक मानक से कम है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा 2019-21 में प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? तो 1020 महिलाएं थी। और हालांकि भारत में जब जन्म के समय लिंगानुपात अभी भी 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं।
और NFHS4 के दौरान जो रिकॉर्ड किया गया था वो 1000 पुरुष पर 919 महिलाओं को किया गया था। आगे देखते हैं। तो ऑक्सफैम के अनुसार पिछड़े राज्यों और जिलों में महिला पुरुष अनुपात बेहतर है। ऑक्सफैम के अनुसार जो पिछड़े राज्य हैं और जिला है उसमें महिला पुरुष अनुपात बेहतर हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं अभी तक उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। जिन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं वहाँ लिंग निर्धारण में वृद्धि के कारण लिंगानुपात में गिरावट आती है। ओके, जन्म के समय लिंगानुपात प्रवासन के कारण सीधे वयस्क लिंगानुपात में परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए यह अनुमान लगाना गलत है कि यदि जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट आती है तो भविष्य में समग्र लिंगानुपात भी विषम रहेगा। आगे देखते हैं टोटल फर्टिलिटी के बारे में। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये आप देख सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का ये है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये किया गया है ना, और ये 2019 से 21 में सर्वेक्षण किया गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट देख लेते हैं कितना है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जैसे कि TFR एक महिला के जीवन काल में होने वाले बच्चों की अपेक्षित संख्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है पूछ सकता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है और उसकी व्याख्या पूछ सकता है। तो एक महिला के जीवन काल में होने वाले बच्चों की अपेक्षित संख्या है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी दिया गया है कि NFHS5 के आंकड़ों से पता चला है कि TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2015-16 के दौरान NFHS4 में रिपोर्ट किए गए 2.2 से घटकर 2019 से 21 में 2.0 हो गया है। तो फर्टिलिटी रेट में कमी आई है कि जो NFHS4 था उसके रिपोर्ट में 2.2 था और ये जो 5 में NFHS5 है उसमें 2.0 हो गया है। आगे देखते हैं। तो TFR जिसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है वो 2.1 के प्रतिस्थापन दर से नीचे गिर गया है। 2.1 का प्रतिस्थापन दर प्रजनन क्षमता का वह स्तर है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को समान अनुपात में स्थानांतरित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी TFR जो है वो 2.1 है। आगे शहरी क्षेत्रों में NFHS4 के में ही TFR प्रजनन के प्रतिस्थापन दर से नीचे चला गया था। TFR में के प्रतिस्थापन दर से कम होने का अर्थ है कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत की औसत जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आगे सर्वेक्षण में देश में 15 वर्ष से कम आयु की आबादी वाले हिस्से में गिरावट का उल्लेख किया गया है। पिछले 2 लगातार NFHS सर्वेक्षणों में अंडर 15 की आबादी 28.6% से घटकर 26.5% हो गई है। ये इम्पॉर्टेंट है कि NFHS सर्वेक्षण में अंडर 15 की आबादी कितनी हो गई है, तो 28.6% से घटकर 26.5% हो गई है। आगे देखते हैं। हालांकि बहुत कम प्रजनन दर में कुछ प्रतिरोध भी इस सर्वेक्षण में मिले हैं, जैसे कि केरल और तमिलनाडु में पिछले 2 सर्वे में TFR में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, जैसे केरल और तमिलनाडु में 2 सर्वेक्षण जो किए गए 4 और 5, उसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो उसमें क्या किया गया है, तो वृद्धि दर्ज की गई है। केवल कुछ बड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में TFR 1.7 से नीचे है, जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में। उच्चतम प्रजनन दर वाले 2 राज्य क्रमशः
3.0 और 2.4 के TFR के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश है। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जो TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट, वो उच्चतम प्रजनन दर वाले जो 2 राज्य हैं उनके नाम बताइए, या तो कौन सा पहला है। तो जो बिहार है वो 3.0 TFR दर्शाता है और जो उत्तर प्रदेश है वो 2.4। इन दोनों राज्यों में भारत की लगभग 1/4 आबादी रहती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाल पोषण। तो ये कुपोषण से निपटने के लिए कुछ पहल है, जैसे कि पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, NFSA। तो ये सब तो देख लेते हैं कि कुपोषण की गणना मुख्यतः 3 संकेतकों पर की जाती है। कुपोषण की जो गणना है वो किस पे की जाती है, तो 3 संकेतकों पे की जाती है। कुपोषण के सूचक कौन से हैं? पहला बौनापन, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टंटिंग बोलते हैं, और दुबलापन जिसे कि वेस्टिंग कहा जाता है, और अल्प वजन जिसे कि अंडर वेट कहा जाता है। ये जो इंडेक्स है ना, ये बना हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप अगर अच्छे एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है कि NFHS में 4 में कितना % था स्टंटिंग या वेस्टिंग, या 5 में कितना % था, और कितनी % की वृद्धि हुई, तो ये पूछ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो बौनापन स्टंटिंग जो है जिसे कि बौनापन कहा जाता है, तो NFH5 में 36% था, और दुबलापन जिसे कि वेस्टिंग कहा जाता है 19% था, और अल्प वजन जिसे कि अंडरवेट कहा जाता है वो 32% था। आप 4 वाला देख लीजिएगा। अखिल भारतीय स्तर पर तीनों संकेतकों में समग्र सुधार हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पे अभी सुधार देखने को मिल रहा है तीनों स्तर पे। अधिक वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी जो है वो 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई है। जो अधिक वजन वाले बच्चे हैं उनकी हिस्सेदारी 2.1% से बढ़कर, सोचिए बढ़ रहा है वजन, वो ओवरवेट वाले वो 3.4% हो गया है। और कुछ डाटा भी देख लेते हैं कि मेघालय में सबसे कम बौने बच्चे हैं। तो सबसे कम बौने बच्चे, सबसे कम स्टंटिंग वाले बच्चे कहाँ हैं, तो मेघालय में है। महाराष्ट्र में जो कम वेस्टिंग वाले ज़्यादा वेस्टिंग वाले बच्चे हैं, और 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो 35.5% नाटे हैं, स्टंटिंग मतलब है, और 19.3% वेस्टेड हैं, और 32.1% कम वजन वाले बच्चे हैं। तो ये आप लोग डाटा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य संकेतन पे क्या सर्वेक्षण किया गया, क्या दिया गया, तो एनीमिया को एक प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक माना जाता है। इस सर्वेक्षण में एनीमिया की स्थिति दर्शाई गई थी। अभी सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ा गया था। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए जो पहल चालू किया गया है वो कब तक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये स्वास्थ्य संकेतक में एनीमिया है। एनीमिया के बारे में देखते हैं। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया 58.6% से बढ़कर 67% हो गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, सोचिए कि एनीमिया जो है वो 58.6% था, लेकिन NFHS का जो सर्वे हुआ 5, उसमें दर्शा रहा है कि वो बढ़ के 58.6% से बढ़ के 67% हो गया है। और भारत में महिलाओं में एनीमिया जो है वो 53.1% से बढ़कर 57% तक पहुंच गया है। एनीमिया की दर, सोचिए, स्थिति खराब होती जा रही है। और पुरुषों में एनीमिया 22.7% से बढ़कर 25% हो गया है। पुरुषों में भी एनीमिया देखने को मिल रहा है। और जो WHO है वो एनीमिया को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में चिन्हित करता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो एनीमिया को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में चिन्हित करता है, तो ये WHO करता है। एनीमिया के 20% से 40% मामलों को सामान्य माना जाता है।
अगर 20% से लेकर 40% तक एनीमिया का मामला किसी देश में आ रहा है तो वो सामान्य माना जाता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा हुआ तो स्थिति खराब हो जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि केरल को छोड़कर जहां एनीमिया 39.4% था, अन्य सभी राज्य एनीमिया के संदर्भ में गंभीर श्रेणी में है। मतलब एनीमिया में अगर सामान्य स्थिति में देखें तो केवल एक ऐसा केरल स्टेट ही है जहां पे एनीमिया की जो दर है वो सामान्य है, मतलब 39.4% है। उसके बाद जितने भी स्टेट हैं वो गंभीर श्रेणी में हैं एनीमिया के। आगे देखते हैं मृत्यु दर पे सर्वेक्षण क्या किया गया है। तो मृत्यु दर पे देखते हैं, शिशु और बाल मृत्यु दर की गणना, शिशु या फिर और मृत्यु बाल दर की गणना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर की गणना किस पे की जाती है, तो जो 1000 जीवित जन्मों पर बच्चों पर की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु और बाल मृत्यु दर में समग्र गिरावट देखी गई है। मतलब ये अच्छी बात देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो शिशु और बाल मृत्यु दर में समग्र गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये डाटा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, आ भी चुका है इससे क्वेश्चन कि देखिए जो NMR है नवजात मृत्यु दर वो कितनी है, NFHS5 में 24.9 है, और शिशु मृत्यु दर कितनी है तो 35.2 है, और बाल मृत्यु दर कितनी है तो 41.9 है, जो कि NFHS4 में कितनी थी तो 29.5 थी, और अब कितना हो गया है घट के 5 वाले में तो 24.9। और शिशु मृत्यु दर जिसे कि IMR बोलते हैं वो 40.7 था, वो घट के कितना हो गया है 35.2, और बाल मृत्यु दर 49.7 से 41.9 हो गया है। और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर शिशु और बाल मृत्यु दर समग्र गिरावट देखी गई है वो कहाँ देखा गया है। तो जो सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है, असम, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। और त्रिपुरा में बाल मृत्यु दर में जो है वो वृद्धि देखी गई है, और उसके साथ साथ अंडमान तथा मेघालय, मणिपुर में भी देखी गई है। और शिशु और बाल मृत्यु दर ज़्यादा कहाँ पे है तो मृत्यु दर में कमी केरल में देखी गई है सबसे ज़्यादा। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो बिहार में है, और मृत्यु दर सबसे कम जो है वो केरल में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि शिशु और बाल मृत्यु दर सबसे ज़्यादा बिहार में है, और मृत्यु टोटल फर्टिलिटी रेट में भी देखिए बिहार ही है सबसे आगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और शिशु और बाल मृत्यु दर ज़्यादा किस में है तो बिहार में है, और मृत्यु दर में कमी किस में लाई गई है तो केरल में। और 2023 में जो IMR था वो 26.619 था। अब टीका के बारे में जान लेते हैं, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए टीके के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रतिरक्षा जैसे कि टीकाकरण, अभी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था, आप उसको भी बताइएगा कि कब मनाया गया था, और शॉर्ट वीडियो में हमने बताया भी है उसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण अभियान में 62% से 76.4% तक सुधार दर्ज किया गया है। मतलब ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि 12 से 23 महीनों के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण अभियान में 62% से लेकर 76.4% तक सुधार दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा जो टीकाकरण ये प्रतिरक्षा टीकाकरण दर्ज किया गया वो हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम जो टीकाकरण अभियान में कमी आई वो गोवा में है। आइए आगे देखते हैं संस्थागत प्रसव। उसके पहले कुछ ये देखिए वो लिखे गए हैं
नोट्स। तो USAID जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है जो कि 1961 में स्थापित की गई थी, और ये पूर्व जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। और ये भी देख लीजिए कि जो पहला NFHS आया था वो पहला 1992-93 में आया था, और फिर दूसरा आया था 1998 से 99 में। इसमें 640 जिले मतलब 640 जिले इसमें लाए गए थे सर्वेक्षण में। और फिर जो तीसरा सर्वेक्षण है वो 2005 से 6 में आया, और चौथा 2015 से 16, और पांचवा 2019 से 21। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सीरियल वाइज अगर लगाने को आ जाएगा तो आप लगा लीजिएगा, इसको भी एक जगह नोट कर लीजिएगा। चलिए संस्थागत प्रसव देखते हैं। तो महिलाओं के प्रसव से जुड़े आंकड़े, महिलाओं के प्रजनन, चलिए संस्थागत प्रसव, एक सेकेंड। तो महिलाओं के प्रसव में जुड़े आंकड़े महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को इंगित करते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत प्रसव 89% से बढ़कर कितना हो गया, 89% हो गया है। पुडुचेरी और तमिलनाडु में जो संस्थागत प्रसव है वो 100% है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पुडुचेरी और तमिलनाडु है उसमें संस्थागत प्रसव कितना है, तो 100% है। और संस्थागत जन्मों में वृद्धि के साथ साथ कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष रूप से निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में सी सेक्शन, जिसे कि ऑपरेशन बोला जाता है ना, सी सेक्शन किया जाता है, तो प्रसव में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मतलब कहा जा सकता है कि जो कई ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें कि जो निजी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें ऑपरेशन देखने को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो वृद्धि हुई है। और जो निजी स्वास्थ्य केंद्र में 47.5% जन्म सी सेक्शन द्वारा हो रहा है। देखिए 100% में से 47.5% जन्म सी सेक्शन द्वारा हो रहा है निजी स्वास्थ्य केंद्रों में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल 14.3% जन्म सी सेक्शन द्वारा हो रहा है। देख लीजिए, ये यहीं से पता चलता है कि क्या चीज़ सही है। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें सिर्फ सोचिए कि 14.3% ही जन्म जो है ऑपरेशन द्वारा हो रहा है, और जबकि जो निजी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 47.5% जो डिलीवरी हो रही है वो सी सेक्शन द्वारा हो रहा है। यह निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं में प्राप्त अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाता है कि जो महिलाओं के स्वास्थ्य और शरीर पर उनके नियंत्रण के स्थान पर मौद्रिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। तो सही बात है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र हैं वो आर्थिक अपने मौद्रिक लाभ के लिए ये सब अधिकतर करते हैं, और ये डाटा भी ये दिखा रहा है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और परिवार नियोजन जो संकेतक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो समग्र कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट CPR जिसे कहा जाता है, अखिल भारतीय स्तर पर 53.5% से बढ़कर 67.7% हो गया है। और गर्भ निरोधकों में आधुनिक तरीकों का उपयोग भी राष्ट्रीय स्तर पर 47.8% से बढ़कर 56.5% हो गया है। ठीक है, वर्तमान में जो विवाहित हैं वो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में परिवार नियोजन की अधूरी जरूरत संबंधी संकेतक में अखिल भारतीय स्तर पर 13% से 9% की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। लंबे समय में महिला नसबंदी गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावशाली तरीका रहा है। जो नसबंदी है वो महिला में गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावशाली तरीका रहा है, जो कि NFHS 5 में कुल गर्भ निरोधक के तरीकों का 67% है। हालांकि महिला नसबंदी का अनुपात जो NFHS 4 है उसमें 75% से कम हो गया है। पुरुषों के द्वारा या तो कॉन्डोम या
का उपयोग या नसबंदी के माध्यम से गर्भ निरोधक का उपयोग कुल गर्भ निरोधक उपयोग का केवल 17% है। इससे पता चलता है कि गर्भ निरोधक का अधिकांश भाग महिलाओं पर ही पड़ता है। तो ये सर्वे है परिवार नियोजन का। अब महिला सशक्तिकरण के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या सर्वेक्षण में आया है। तो महिला सशक्तिकरण के जो संकेतक अखिल भारतीय स्तर पर काफ़ी सुधार दर्शाते हैं, मतलब महिला सशक्तिकरण पे बहुत सुधार हुआ है। तो अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के बैंक खाता धारण प्रतिशत में NFHS 4 और NFHS 5 के बीच 53% से 79% तक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। मतलब जो महिलाओं के खाता हैं, बैंक खाते हैं, उनकी प्रतिशत में वृद्धि हुई है। और 2019 से 2021 में भारत में 54% महिलाओं के पास एक मोबाइल फ़ोन है जिसका उपयोग वे खुद करती हैं। NFHS 4 में प्रतिशत केवल 45% था। मतलब जो चौथा सर्वेक्षण हुआ था उसमें 45% महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन था जो कि खुद उपयोग करती थी, और जबकि 2019-21 में जो 5वां सर्वेक्षण हुआ उसमें 54% महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है जिसका उपयोग वे खुद करती हैं। और 15 से 24 वर्ष की आयु की जो महिला हैं उनमें मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग पिछले 2 NFHS में 57% से बढ़कर 77% हो गया है। ठीक है। जो 15 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें जो मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के जो स्वच्छ तरीके हैं उनके उपयोग करने में पिछले जो 2 NFHS सर्वेक्षण हुए हैं उसमें वो कितना बढ़ा है, तो 57% से बढ़ के वो 77% हो गया है। कुछ मापदंडों में भी सीमित सुधार हुआ है, जैसे कि वर्तमान में विवाहित ऐसी महिलाओं का प्रतिशत जो आमतौर पर घरेलू निर्णय में भाग लेती हैं। मतलब घरेलू निर्णयों में भी महिलाओं की बातें सुनने को मिलती हैं। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में काम किया और उन्हें नकद में भुगतान भी किया गया। ठीक है, इस पे भी काफ़ी सुधार हुआ है। और ऐसी महिलाओं का प्रतिशत जो घर या ज़मीन की मालिक हैं या फिर दोनों पर इनका स्वामित्व है, इस पे में भी सुधार आया है। लिंग आधारित जो हिंसा है तो NFHS 5 में लैंगिक हिंसा के विभिन्न मापदंडों में मामूली गिरावट आई है। हिंसा में क्या है, तो मामूली गिरावट आई है। तो ये रहा। और हिंसा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो जो सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक में वैवाहिक हिंसा में वृद्धि हुई है। तो ये रहा जो सर्वेक्षण हुआ NFHS का, उसके बारे में पूरा। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चंस ये देखिए 5 NFHS का लिखा गया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये मृत्यु दर से रिलेटेड ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये कुपोषण, जो बाल पोषण है, कुपोषण, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिछली बार नेट में भी पूछा भी गया था इससे क्वेश्चन। तो आप लोग ये सभी देख लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।